हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लैक मिरर हॉरर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप सभी के लिए बेंगलुरु में बने एक शॉपिंग मॉल की भूतिया कहानी लेकर आई हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आएगी। कहानी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ ही इन कहानियों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा, जिससे हमें इनमें और नई नई कहानियाँ अपलोड करने की मोटिवेशंस मिलती रहेगी और आप सभी को सुनने के लिए ऐसी कहानियाँ और ज़्यादा मिलेंगी। बेंगलुरु में बना एक नया शॉपिंग मॉल, बना मौत का ऐसा घाट जहाँ काफ़ी लोगों ने अपनी ज़िंदगी बर्बाद होते हुए देखी। ये कहानी 11 साल पहले की है, जब 2014 की शुरुआत में बेंगलुरु में एक बड़े बिजनेसमैन ने एक ज़मीन खरीदी और वहाँ पर एक शॉपिंग मॉल बनाना चाहा। ज़मीन पुरानी और बंजर थी, वहाँ पर कभी कोई इमारत नहीं बनी थी। पहली बार ही उस ज़मीन पर काम हो रहा था। महीनों तक चले काम के बाद 2015 आते आते मॉल तैयार हो गया और अच्छे से शुरू भी हो गया। लेकिन 2 महीने तक ठीक से चलने के बाद शॉपिंग मॉल के ग्राउंड फ्लोर पर कुछ अजीब सी घटनाएं होने लगी और ग्राउंड स्टाफ की जान हलक में आ गई। तो ऐसा क्या हुआ या क्या कारण था जिसकी वजह से ये चमचमाता मॉल एक खंडहर बन के रह गया? आइए जानते हैं इस कहानी में आगे। इस कहानी को सुनने के बाद शायद से आपका शॉपिंग मॉल जाने से भी मन घबराने लगे। ये बात है 2015 के मॉनसून के समय की। शहर का नया बना सिल्वर शॉपिंग मॉल चारों तरफ चमक रहा था। बाहर की जगमगाती लाइट्स और ब्रांडेड शोरूम्स देखने वाले को लगता था कि ये शहर का सबसे सुरक्षित और मॉडर्न ठिकाना है। मगर बात दरअसल ऐसी थी ही नहीं। मॉल का ग्राउंड फ्लोर हमेशा से ही एक अजीब रहस्य से घिरा था। वहाँ मौजूद दुकानदार और सफाई कर्मी अक्सर कहते कि बारिश होते ही यहाँ कुछ बदल जाता है। बारिश के दिनों में अक्सर पानी भर जाता और पंप लगाकर पानी निकालना पड़ता। ऐसे ही आधा मॉनसून बीत जाता, बरसात का पानी रिसकर अंदर आता और जमीन पर 2 से 3 फुट तक पानी भर जाता। पहले तो लोग इसे बस निकास की गड़बड़ी मानते रहे, लेकिन धीरे धीरे साफ हो गया कि पानी के साथ कुछ और भी आता है, कुछ ऐसा जो इंसान के समझ का नहीं था। अरुण चौबे, जो कि 35 वर्ष का था, वो उस मॉल का चीफ सिक्योरिटी गार्ड था। गंभीर और नियम और कायदों वाला आदमी था, लेकिन वो खुद 2 बार अजीब चीजें देख चुका था। रिया कपूर, जो कि 28 वर्ष की थी, एक कपड़ों के ब्रांड की मैनेजर थी, होशियार लेकिन अंधविश्वासों में भरोसा नहीं करती। रफीक 40 वर्ष का सफाई कर्मी था। वो भी कहता रहता था कि नीचे कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़ा है, यहाँ आत्मा भटकती है, क्योंकि वो उस इलाके में सालों से रहता था और उसने ऐसी बातें सुनी थी। विक्रम 22 वर्ष का नया ज्वाइन हुआ नाइट स्टाफ का आदमी था। वो निडर और मजाकिया था, लेकिन भूतों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता था। 3 महीना मॉल चलने के बाद और लगभग 4-5 बार पानी भर जाने के बाद अब ग्राउंड फ्लोर के स्टाफ की बेचैनी बढ़ने लगी थी। एक रात बरसात कुछ ज्यादा ही तेज हुई थी। बिजली बार बार गुल हो रही थी और मॉल का ग्राउंड फ्लोर लगभग कमर तक पानी में डूब चुका था। बाहर कड़कती बिजली के साथ काले बादल गरज रहे थे। शीशे की बड़ी खिड़कियों पर लगातार पानी टकरा रहा था, जिससे पूरा मॉल ऐसा लग रहा था जैसे किसी समंदर के बीच फंस गया हो। अरुण ने सीसीटीवी रूम से देखा, कांच के बड़े दरवाजों के पास कुछ हलचल थी, जैसे पानी की सतह पर कोई छाया तैर रही हो। वो भागकर नीचे पहुंचा, लेकिन वहां सिर्फ पानी था। परंतु दूर से रफीक चिल्ला पड़ा, साहब, अभी अभी किसी औरत की परछाई देखी गई। लंबे बाल, सफेद कपड़े, मैंने अपनी आंखों से देखा। वो डरने लगा और कहने लगा, मैंने मैंने कहा था ना यहाँ पर कुछ है। रिया ने तुरंत टोका, बकवास मत करो। यहाँ पानी और शॉर्ट सर्किट के वजह से वो भ्रम दिखता है तुमको, हमें मत डराओ। दरअसल रिया भी डरने लगी थी।
लेकिन तभी एक जोरदार आवाज हुई। वो बहुत डरावनी और तेज थी, क्योंकि किसी इलेक्ट्रिक बॉक्स से चिंगारियां निकली और एक बल्ब फूट गया, जिससे रोशनी बुझ गई थी। उसके बाद वहां पर अजीब गंध आने लगी और आवाजें सुनाई देने लगी। अंधेरे में सबको एक अजीब सी सड़न की गंध आने लगी, जैसे सड़ी हुई मिट्टी में दबा हुआ शव हो। यह गंध इतनी तीव्र थी कि रिया ने रुमाल मुंह पर रख लिया, जिससे विक्रम ने हंसकर कहा, ये सब आपका वहम है, भूत वूत कुछ नहीं होते। मैं जाकर देखता हूँ। डर क्यों रहे हो? बारिश का मजा लो। वो पानी में उतर गया। उसने टॉर्च ऑन की और जब सामने देखा तो अचानक दीवार पर गीली हथेली के निशान उभर आए थे। रिया और अरुण ने देखा कि वो हथेली धीरे धीरे फिसल रही थी, जैसे कोई अदृश्य हाथ खून से लथपथ होकर वहां सरक रहा हो। पानी में हल्की सी लहर उठी और ऐसा लगा मानो किसी ने गहराई से सांस खींची हो। एक पल के लिए माहौल पूरी तरह शांत हो गया था और इन दोनों की तो सांसें फूल आई थी। अचानक से वहां फिर बुलबुले उठने लगे। बुलबुले ऐसे जैसे कोई पानी के नीचे से धीरे धीरे ऊपर आ रहा हो। रफीक ने डर के मारे अरुण की बाह पकड़ ली और फुसफुसाया, साहब, कहीं ये उसकी लाश तो नहीं, जिसकी लाश यहीं गाड़ी गई थी? अरुण ने गुस्से से कहा, चुप रहो, ये सब बकवास है, ये सब अफवाह है और तुम बकवास मत करो। लेकिन तभी विक्रम ने चीख मारी। सबने देखा कि पानी में से किसी ने उसका पैर पकड़ लिया था। वो पूरी ताकत से छटपटा रहा था। अरुण और रिया ने उसे खींचकर ऊपर निकाला। उसका पैर बुरी तरह नीला और काला पड़ चुका था, जैसे किसी ने पूरी ताकत से दबोचकर खून का बहाव रोक दिया हो और सूजन आ गई हो। विक्रम बुरी तरह कांप रहा था। उसकी सांसें तेज थी और आंखों में खून उतर आया था। अब उनका डर बढ़ने लगा था। विक्रम कांपते हुए बोला, मैंने देखा, नीचे कोई औरत है, उसके बाल बहुत लंबे हैं, उसने मुझे खींचा था। रिया चुप हो गई। उसकी आंखों में पहली बार डर था। अरुण की हथेलियां पसीने से भीग गई थी। रफीक धीमी आवाज में बोला, साहब, इस मॉल के बनने से पहले यहाँ एक हादसा हुआ था। एक लड़की की लाश यहीं दफना दी गई थी। मैंने ये कहानियां कई बार सुनी है। अरुण ने सख्ती से उसकी ओर देखा और पूछा, किस लड़की की बात कर रहे हो तुम? रफीक का चेहरा पीला पड़ गया। नाम नहीं जानता हूँ मैं सर, लेकिन कहते हैं उसका कत्ल हुआ था और बॉडी मिट्टी में गाड़ दी गई थी। वो जगह यहीं कहीं थी। उसी के ऊपर ये मॉल खड़ा है। तभी सीसीटीवी स्क्रीन पर एक और चीज साफ दिखाई दी। ग्राउंड फ्लोर के पानी में एक औरत का धुंधला चेहरा। उसकी आंखें सफेद, मुंह आधा खुला, और वो ऐसे बिहेव कर रही थी जैसे चीख रही हो। रिया कांप उठी। अरुण भी सन्न रह गया। तभी अचानक ही शटर के लोहे में खटखटाहट शुरू हो गई, जैसे कोई बाहर से जोर जोर से ठोक रहा हो। सब डरने लगे, पर आवाज बढ़ने के बाद अरुण दरवाजा खोलने गया। लेकिन जब अरुण ने दरवाजा खोला तो वहां सिर्फ बरसाती अंधेरा और बहता पानी था। काफी लोगों का कहना है कि उस बारिश में मौसम में जब जब वहां पानी भर गया था, तब तब मॉल की दीवारों पर पानी टकरा रहा था और उस आवाज के बीच कभी कभी किसी औरत के रोने की करुण आवाज सुनाई देती थी। ऐसी ही आवाज इन लोगों ने सुनी। तब रिया ने कांपते हुए कहा, अरुण, ये सिर्फ हवा नहीं हो सकती। मैंने साफ साफ सुना है, कोई कह रहा था मुझे बाहर निकालो। अरुण ने खुद भी कान लगाए। सचमुच पानी के बीच से धीमी आवाज आ रही थी, दरवाजा खोलो, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। विक्रम ने घबराकर अपना पैर पकड़ा और बोला, अगर ये इंसान होती तो मुझे डुबोती क्यों? ये इंसान नहीं है, ये कुछ और है। अगर इसे बाहर निकाला तो सबको मार देगी। रफीक जमीन पर बैठ गया और बोला, मैंने कहा था ना साहब, यहाँ कोई चैन से नहीं रह पाएगा, क्योंकि यहाँ आत्मा भटकती है।
जो दबा हुआ है वो कभी तो बाहर आएगा ही। धीरे धीरे वहां गहरा सन्नाटा हो गया। रात को मॉल में पानी बहुत था, बारिश भी तेज हो रही थी और कोई कस्टमर्स भी नहीं थे। सब इंतजार कर रहे थे कि कब बारिश बंद हो ताकि पानी निकल सके। लेकिन रात को बारिश बंद हुई ही नहीं। बिजली पूरी तरह चली गई थी। पूरा मॉल अंधेरे में डूब चुका था। सिर्फ सीसीटीवी बैकअप स्क्रीन कुछ सेकंड तक टिमटिमाई। उस स्क्रीन पर कांच के दरवाजों के बीच एक आकृति खड़ी थी, जिसके लंबे खुले बाल, झुका हुआ सिर और पानी में गले तक डूबी औरत जैसे कोई परछाई थी। जब सबने उसको देखा तो रिया ने घबराकर स्क्रीन की ओर इशारा किया और बोली, अरुण, देखो वो। लेकिन अगले ही पल स्क्रीन बंद हो गई। अब चारों के बीच गहरी चुप्पी थी। पानी का बहाव और तेज हो रहा था और बदबू और गहरी होती जा रही थी। सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि अब उन्हें कोई लेने नहीं आ सकता था। वो बस पानी के उतरने और बारिश के रुकने का इंतजार कर सकते थे। ऐसी भूतिया घटनाएं देखने और महसूस होने के बाद अरुण ने मन ही मन ठान लिया कि कल सुबह तक यहाँ रहना होगा। और अगर यहाँ पर आत्मा है और ये बात अगर सच है तो मैं इसे सामने लाकर रहूंगा। लेकिन शायद वो नहीं जानता था कि सुबह तक सबका जिंदा रहना आसान नहीं होगा। उसकी बातें सुनकर विक्रम कांपते हुए बोला, मैंने देखा नीचे कोई औरत है। उसके बाल बहुत लंबे हैं और उसने मुझे खींचा था। उसके बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। रिया चुप हो गई। उसकी आंखों में पहली बार डर था। अरुण ने स्टाफ को ऊपर भेजने का आदेश दिया, मगर खुद वहीं खड़ा रह गया। वो सोच रहा था कि अगर सचमुच वहां कुछ है तो ये कब से और क्यों है। इतना कुछ होने के बाद और लोगों से आवाजें सुनने की बातें सुनने के बाद स्टाफ में डर का बढ़ना तो आम ही था। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि हमले, मौतें और ग्राहकों का सामना भी इस डरावनी शक्ति से सामना होने पर देखने को मिलेगा। सुबह होने में अभी 5 घंटे बचे थे। बारिश लगातार हो रही थी और मॉल का ग्राउंड फ्लोर पूरी तरह पानी में डूबा हुआ था। अरुण, रिया, विक्रम और रफीक चारों ने ऊपर की सीढ़ियों पर बैठकर हालत देखने का फैसला किया। लेकिन डर का असर सबके चेहरे पर साफ था। पूरी रात डरावनी घटनाएं देखने और अपने डर की वजह से जागने के बाद सुबह की रोशनी ने उनको हल्की सी उम्मीद दी। सुबह होते ही जब मॉल खुला तो पानी थोड़ा उतर चुका था। फिर भी ग्राउंड फ्लोर पर नमी, बदबू और सन्नाटा फैला हुआ था। दूसरा स्टाफ आ गया और सबने सफाई की। बारिश बंद हुई तो ग्राहक भी आने लगे। पहली ग्राहक जो वहां आई थी एक महिला थी, नीलिमा। वो अपने बेटे के लिए खिलौने लेने आई थी। जैसे वो दुकान में घुसी, उसका बेटा जोर जोर से रोने लगा। बच्चे ने बार बार इशारा किया, मम्मी, पानी में कोई खड़ा है, वो मुझे देख रहा है। नीलिमा ने चारों तरफ देखा, वहां कोई नहीं था। लेकिन जब उसने नीचे नजर डाली तो गीली फर्श पर छोटे छोटे पैरों के निशान बने हुए थे। वो निशान धीरे धीरे पीछे की ओर जा रहे थे, जैसे कोई बच्चा उल्टा चल रहा हो। नीलिमा डर गई और तुरंत मॉल से बाहर भाग गई। शाम होते ही बारिश फिर से शुरू हो गई और पानी फिर से भरने लगा। रात को जब दुकानें बंद हुई तो अरुण ने सुरक्षा के लिए 3 और गार्ड बुला लिए। उनमें से एक था जगदीश, 45 वर्ष का। जगदीश निडर इंसान था और उसको जब सब सच पता चला तो वो बोला, मैं देखता हूँ कौन भूत है, रात भर ड्यूटी करूंगा। रात के 12 बजे के करीब उसने देखा कि पानी में कुछ हलचल हुई। उसने टॉर्च डाली तो वहां एक महिला की आकृति खड़ी थी। वो पानी में गले तक डूबी थी। उसने सोचा कोई घुसपैठिया होगा। जैसे ही वो आगे बढ़ा, आकृति गायब हो गई। लेकिन पीछे से किसी ने अचानक उसका सिर पकड़ा और पानी में डुबो दिया। वो छटपटाने लगा और उसकी आवाज सुनकर बाकी गार्ड दौड़े, मगर जब तक उसे निकाला गया उसकी सांसें रुक चुकी थी। जगदीश की आंखें खुली की खुली रह गई। चेहरे पर वही सड़ी हुई गंध और नीला काला निशान थे बस। तीसरी घटना, बड़ी घटना तो और भी भयानक थी,
क्योंकि वहां एक ग्राहक की मौत हो गई। 3 दिन बाद बारिश कम हो गई। लोगों को लगा कि अब मॉल सुरक्षित है, पानी नहीं होगा। एक कॉलेज की लड़की तनुश्री 20 वर्ष की शॉपिंग करने आई। उसने ग्राउंड फ्लोर पर कदम रखा। तभी अचानक एस्केलेटर अपने आप चालू हो गया और उसे नीचे खींच लिया। तनुश्री चीखती रही, लेकिन किसी ने भी बटन नहीं दबाया था। नीचे पहुंचते ही उसके कपड़े पानी में अटक गए और वो बुरी तरह डूब गई। जब लोगों ने बाहर निकाला, उसका गला पूरी तरह दबा हुआ था और जैसे किसी ने दोनों हाथों से कसकर दबाया हो। एक कस्टमर की ऐसी दर्दनाक मौत के बाद मॉल बदनाम हो गया और सबको वहां से जाने में डर लगने लगा। जो रिया अंधविश्वास नहीं मानती थी, अब उसके साथ अजीब बातें होने लगी थी। रात को घर लौटते वक्त वो अक्सर सुनती कि कोई पीछे पीछे चल रहा है। कभी उसके कमरे के शीशे पर धुंध में मुझे बाहर निकालो लिखा मिलता। एक बार उसने सीसीटीवी देखा। उसकी ही दुकान के अंदर वही सफेद कपड़ों वाली औरत खड़ी थी, लेकिन रिकॉर्डिंग में आवाज भी आई, रिया, तेरा वक्त आ गया है। रिया पूरी तरह टूटने लगी थी, क्योंकि ऐसी बातें आज तक उसने कभी सोची ही नहीं थी। रिया को अब डर लगने लगा था, लेकिन उसने फिर भी हिम्मत दिखाई और मैनेजमेंट से बात की इस बारे में कि जल्द से जल्द कुछ करना पड़ेगा। पर किसी ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि टेक्निकल विभाग ने बताया कि ये सब शॉर्ट सर्किट की वजह से हो रहा है। अब विक्रम को अफसोस होने लगा था कि काश उसने यहाँ जॉब लेने से इनकार कर दिया होता। पर अब यही सोचना था कि आगे क्या करना है। एक रात उसने देखा कि उसके लॉकर से खुद ब खुद चाबियां घूम रही हैं। फिर अचानक से नीचे पानी में से बुलबुले उठ रहे थे और एक लंबी चीख सुनाई दी। विक्रम ने कहा, कौन है? सामने आ। अचानक उसके सामने एक औरत उभरी। ये वही आत्मा थी, वो औरत जिसका चेहरा आधा सड़ा हुआ, बाल गीले और आंखें सफेद थी। वो जोर जोर से हंसने लगी। विक्रम डर कर भागा और उसके पीछे गीले पैरों के निशान चलते रहे। वो जहां जहां भागा वहां तक निशान बने रहे और उसको उस रात काफी बार वो औरत दिखाई दी। अब इन बातों को लेकर ग्राहकों का आतंक भी बढ़ने लगा था और धीरे धीरे ये खबर फैलने लगी कि मॉल में कोई है। लोग कहते कोई आत्मा है, भूत प्रेत है, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर पर जाते ही किसी के रोने या हंसने की आवाज आती है। अब लोगों का आना न के बराबर होने लगा था। फिर भी एक परिवार खरीदारी करने आया। उनकी बेटी अचानक बेहोश हो गई। बेहोशी में उसने सिर्फ यही शब्द बोले, मुझे जिंदा गाड़ा गया था, मुझे यहाँ से निकालो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। उसके बाद भी मॉल के प्रशासन ने कोई भारी कदम नहीं उठाया, जिसकी वजह से काफ़ी सारे डे एंड नाइट के स्टाफ के कर्मचारियों की मौत हो गई। कोई फिसलकर सीढ़ियों से गिर गया, कोई शॉक लगने की वजह से मारा गया, कोई किसी पर भारी चीज गिर गई। 2 गार्ड और एक ग्राहक मर चुके थे और दूसरे लोग भी मारे जा रहे थे। इतनी घटनाओं के बाद कुछ कर्मचारी मानसिक रूप से बीमार हो गए। कोई पागलों की तरह चिल्लाने लगता, कोई दीवार पर सिर पटकने लगता। उस वक्त रफीक ने कहा, यह आत्मा अब चैन से किसी को नहीं छोड़ने वाली। इस आत्मा का खेल समझने के लिए प्रशासन को आगे आना होगा। हर बारिश के साथ घटनाएं और बढ़ती जा रही थी। जैसे ही बारिश होती ये घटनाएं बढ़ने लगती। पानी भरते ही दरवाजे अपने आप बंद हो जाते, कांच पर हथेलियों के निशान उभर आते, दीवारों पर किसी औरत के होने की और उसके रोने की आवाज गूंजती। अरुण ने देखा कि सीसीटीवी रिकॉर्डिंग में अक्सर रात के ठीक 3 बजे वही आकृति दिखाई देती थी। वो पानी में खड़े होकर किसी को इशारा करती थी। अरुण का डर, अब तक सबसे बहादुर माना जाने वाला इंसान, अब डरने लगा था। लेकिन एक रात उसने सपना देखा कि वो खुद उसी पानी में डूब रहा है। सपने में वही औरत उसके कान में बोली, तुम सबको मार दूंगी। यहाँ कोई दुकान नहीं, यहाँ मेरी कब्र है। जब वो पसीने से लथपथ उठ बैठा तो देखा उसकी वर्दी पूरी गीली थी, लेकिन बाहर बारिश नहीं हुई थी। एक दिन दोपहर को दर्जनों ग्राहक मॉल में थे। अचानक शॉक सर्किट हुआ और पूरा ग्राउंड फ्लोर अंधेरे में डूब गया। पानी से करंट फैला और चीख पुकार मच गई। लोग भागने लगे,
लेकिन दरवाजे अपने आप लॉक हो गए। कम से कम 5 लोग वहीं करंट लगने से मर गए, कई गंभीर रूप से घायल हुए। सरकार को मजबूरन मॉल का ग्राउंड फ्लोर सील करना पड़ा। अब मॉल के ऊपर के फ्लोर तो खुले थे और ये हर किसी को मालूम था। सब जानते थे कि ग्राउंड फ्लोर पर कुछ है। कर्मचारी अब वहां जाना भी नहीं चाहते थे। लोग कहते वो औरत अब किसी से भी बदला लेने पर उतारू है। लेकिन ये जानना जरूरी था कि उस औरत का असली इतिहास क्या था, क्यों उसकी आत्मा बदला ले रही है, और उसे रोकना था। आत्मा का रहस्य जानेंगे तो ही उसका बदला और भयानक घटनाएं रोक सकेंगे। सब ये जान गए थे, खास करके मॉल का स्टाफ। ग्राउंड फ्लोर सील हो चुका था। पुलिस ने चारों तरफ पीली टेप लगा दी थी और लिख दिया था, खतरनाक क्षेत्र, प्रवेश वर्जित। लेकिन सच्चाई ये थी कि आत्मा को किसी टेप, किसी ताले, किसी चेतावनी से रोकना संभव नहीं था। इसलिए अब ऊपर के फ्लोर पर घटनाएं होने लगी, जिसकी वजह से अरुण के मन में भी सवाल थे। आखिर ये औरत कौन थी और क्यों उसकी आत्मा जाग उठी है, और वो क्या चाहती है, क्या हुआ था उसके साथ। वो रिया और रफीक को साथ लेकर मॉल के पुराने लोगों के पास गया और अपनी बातचीत से उन्हें एक चौंकाने वाला फैक्ट मिला। कई सालों पहले किसी जगह के पास में ही एक झोपड़पट्टी थी। वहां से एक अकेली रहती औरत को मारकर यहाँ दफना दिया गया था। उस बात का जमीन खरीदते समय मालिक के सामने ये बात आई भी थी, लेकिन उसने इग्नोर किया था। जमीन खाली थी और ये सोचकर कि अच्छा बड़ा मॉल बनेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, यहाँ पर मॉल बनाया गया। लेकिन कागजात में दर्ज था, एक युवती संध्या वर्मा 23 वर्ष की को इस जमीन पर ही उसके परिवार के दुश्मनों ने मार दिया था। लड़ाइयाँ हुई थी। तब वो बार बार कहती थी, हमारे घर मत तोड़ो, लेकिन उसको यहाँ लाकर मार दिया। रिपोर्ट में आगे लिखा था, जमीन खाली कराने के दौरान एक हादसा हुआ है और संध्या नाम की लड़की रहस्यमय तरीके से गायब हो गई। लेकिन सालों बाद सच्चाई सामने आती है कि वो अपने परिवार को बचाने में मारी गई। रफीक ने कांपते स्वर में कहा, साहब, हादसा नहीं, कत्ल हुआ था। मैंने सुना है ठेकेदार और उसके लोग रात में जबरन आए थे। उन्होंने उसे मारा, पीटा, घसीटा और यहाँ की जमीन में जिंदा गाड़ दिया था। उसके परिवार वाले यही कहते थे, लेकिन कोई जानता नहीं था कि उसे कहाँ गाड़ा था। रिया की आंखें भर आई। यानी जिस जगह आज कपड़ों की दुकान है, वहीं संध्या की कब्र है। अरुण ने सिर झुका लिया। अब रहस्य पूरी तरह साफ हो चुका था। ये आत्मा सिर्फ भटकती आत्मा नहीं थी जो अपनी मुक्ति की खोज कर रही थी, बल्कि उसे तो न्याय की जरूरत थी। अब स्टाफ दूसरे माले पर भी नहीं जाते थे। अगली रात अचानक सील तोड़कर किसी ने ग्राउंड फ्लोर के दरवाजे खोले। सीसीटीवी में साफ दिखा कि दरवाजा अपने आप खुला था। बारिश कम होने लगी थी, पानी का बहाव भी कम होने लगा था, लेकिन बदबू फिर से फैलने लग गई। और उसी के बीच अरुण को अपने कानों में एक आवाज सुनाई दी, तुम सबको मार दूंगी जब तक मेरा सच बाहर नहीं आएगा। अगर मुझे न्याय नहीं मिलेगा, मेरा बदला पूरा नहीं होगा। ये आवाज इतनी तीखी और दर्दनाक थी कि रिया जमीन पर गिर गई। विक्रम पागलों की तरह चिल्लाने लगा और दीवार पर सिर मारने लगा। रफीक ने ये वीडियो प्रशासन को दिखा दी और वीडियो को इंटरनेट पर फैला दिया। शहर में अफवाहें फैलने लगी। लोग कहने लगे, सिल्वर शॉपिंग मॉल एक श्रापित जमीन पर बनाया गया है। नगर निगम ने एक पंडित को बुलवाया। उसने ग्राउंड फ्लोर पर पूजा करने की कोशिश की, लेकिन जैसे उसने मंत्रोच्चार शुरू किया, दीवारों से खून की धाराएं टपकने लगी। दीपक अपने आप बुझ गए। पंडित ने भागते हुए कहा, यह आत्मा साधारण नहीं है, ये बदले की ज्वाला से जल रही है, इसे रोका नहीं जा सकता। अब तक 10 से ज्यादा लोग मारे जा चुके थे, कुछ डूबकर, कुछ करंट से, कुछ रहस्यमय दबाव से, और दर्जनों लोग मानसिक संतुलन खो बैठे थे। लेकिन प्रशासन अपना मॉल बंद नहीं कराना चाहता था। यहाँ पर प्रशासन का मतलब जो मॉल के मैनेजमेंट के लोग थे। अब तो हल्की सी भी बारिश के बाद मॉल के आसपास कोई चीखे होती और लोग सुनते तो डर जाते। कभी किसी को पानी में चेहरा दिखता, कभी कोई परछाई दफ्तर तक पीछा करती।
एक शाम रिया ने अकेले हिम्मत करके ग्राउंड फ्लोर में जाने का निर्णय लिया। वो हाथ में कैमरा लेकर उतरी क्योंकि उसको अब उस लड़की की बात को सामने लाना था। जैसे ही उसने रिकॉर्डिंग शुरू की, पानी में हलचल हुई और एक औरत की आकृति उभरी। चेहरा आधा मिट्टी से ढका, होंठ कटे हुए और आंखें सफेद। उसने सीधा रिया की ओर देखा और कहा, तुम्हें सच्चाई सबको बतानी होगी। मुझे न्याय दिलाओ वरना मैं सबको ले जाऊंगी। रिया कांपते हुए बोली, तुम संध्या हो? आकृति ने सिर हिलाया और फिर धीरे धीरे पानी में समा गई। रिया भागती हुई बाहर आई और सबको बताया। अरुण ने ठान लिया कि अब इस आत्मा को रोकना ही होगा। उसने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई, पुराने ठेकेदारों के नाम निकलवाए, लेकिन वे सब या तो मर चुके थे या शहर छोड़कर जा चुके थे। अगर दोषी जीवित नहीं है तो आत्मा का बदला कभी पूरा नहीं होगा। वो ऐसे ही सबकी जान लेती रहेगी। रफीक बोला, साहब तभी तो वो सबको मार रही है। जब तक उसकी पीड़ा को दुनिया नहीं जानेगी वो शांति नहीं पाएगी। अचानक हवामान बदला और बारिश की सबसे बड़ी रात आई। पूरा मॉल बिजली कटने से अंधेरे में डूब गया। ग्राउंड फ्लोर पर पानी फिर से कमर तक भर चुका था। अचानक सभी दुकानों के शटर अपने आप खुल गए। मैनिक्विन्स हिलने लगे, कांच अपने आप टूटने लगे। स्टाफ के लोगों ने देखा, सफेद कपड़ों वाली एक औरत पानी के बीच खड़ी थी। उसके चारों ओर सैकड़ों हथेलियों के निशान उभर आए, जैसे अनगिनत आत्माएं उसके साथ थी। वो चीखी, तुमने मुझे मिट्टी में गाड़ा, अब मैं तुम्हें इतिहास में गाड़ दूंगी। पूरा मॉल हिलने लगा, सीढ़ियां टूट गई, छत से लोहा गिरने लगा। लोग चीखते भागते रहे। अरुण ने हिम्मत जुटाई, वो पानी में उतर गया और जोर से बोला, संध्या, अगर तुझे न्याय चाहिए तो मैं सबको तुम्हारी कहानी बताऊंगा, लेकिन निर्दोषों को मत मारो। पानी में से आकृति उभरी। उसकी आंखों में क्रोध और पीड़ा दोनों थे। उसने अरुण का गला पकड़ा। वो पानी बर्फ की तरह ठंडा हो गया था। अरुण को लगा उसकी सांस रुक जाएगी। रिया ने चीखते हुए कैमरा उठाया और रिकॉर्डिंग चालू कर दी। संध्या, देखो, अब तुम्हारा सच पूरी दुनिया के सामने आएगा। आकृति रुकी, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। कुछ पल के लिए लगा कि वो शांत हो गई है, लेकिन अगले ही पल बिजली की तेज चमक हुई और वो आकृति हवा में विलीन हो गई। अगले दिन कैमरा फुटेज न्यूज चैनलों पर चला। साफ दिख रहा था कि ग्राउंड फ्लोर पर सचमुच एक स्त्री की आकृति मौजूद थी। लोगों ने सरकार से पूछना शुरू किया, संध्या के साथ क्या हुआ था। पुरानी फाइलें खुली, सत्य सामने आया। संध्या का कत्ल हुआ था। उसे जिंदा ही मिट्टी में दबा दिया गया था और मॉल को स्थायी रूप से बंद कर दिया गया। लेकिन केस कभी सॉल्व ही नहीं हुआ, तो मॉल को तोड़कर उसकी लाश ढूंढी गई। काफी नीचे वो दबी पड़ी थी। उसके आगे क्या किया वो तो कोई नहीं जानता। बस इतना पता है सबको कि उसको ले जाकर उसका अंतिम संस्कार किया गया था। उसके बाद भी छोटी मोटी घटनाएं होती रहती थी, इसीलिए उस जगह को प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित कर दिया गया। आसपास के लोग कहते हैं बरसात की रातों में अब भी वहां से किसी स्त्री के रोने की आवाज आती है। कभी कभी सड़क से गुजरते वाहनों के शीशे पर गीली हथेली का निशान उभर आता है। रिया अब भी हर रात डर से जाग जाती है। उसे लगता है कि कोई उसके कान में फुसफुसाता है, धन्यवाद, लेकिन मैं अब भी अधूरी हूँ। अरुण नौकरी छोड़कर कहीं दूर चला गया और अब भी उस बात को भुला नहीं पाया। उसकी वर्दी में आज भी नमी से गीली रहती है, चाहे बारिश हो या ना हो। सिल्वर शॉपिंग मॉल अब वीरान खंडहर है। लोग वहां से गुजरते हुए अपनी रफ्तार तेज कर देते हैं। कहते हैं कि संध्या की आत्मा अब भी वहीं खड़ी है, पानी में गले तक डूबी और आने वाले हर इंसान को देखती हुई। वो अब किसी से बदला नहीं ले रही, लेकिन किसी को चैन से जीने भी नहीं देती। लोग आज भी कहते हैं उसको शायद मुक्ति नहीं मिली है। उसकी कहानी आज भी जिंदा है, क्योंकि कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती। वे मिट्टी में दब जाती हैं, बारिश में जाग जाती हैं और हर पीढ़ी को याद दिलाती रहती हैं कि अन्याय की चीखें कभी चुप नहीं होती।
आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपके पास ऐसी कोई सच्ची कहानियाँ हो तो आप हमें ईमेल के थ्रू शेयर ज़रूर कर सकते हैं। तो मिलती हूँ आप सभी से एक नए वीडियो में ऐसी ही एक नई और डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।